राज और सुल्लू दोनों एक साथ ऑफिस से बाहर किसी रेस्टोरेंट में बैठकर आपस में बातचीत कर रहे थे। इतने सालों में ये पहला मौका था कि दोनों इस तरह एक टेबल पर साथ बैठकर कॉफी पी रहे हों। उनकी बातचीत स्नेहा मैम की असलियत जाहिर होने पर थी। सुल्लू स्नेहा मैम पर सामने आ रहे सच से बहुत आहत थी, मगर जो सच था वो तो सच ही था, उसे बदलना अब मुमकिन नहीं था। सुल्लू भी इस बात को समझने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसने रुआंसे होकर कहा, राज, कितनी अजीब बात है ना। अक्सर हम उन लोगों से धोखा खाते हैं जिन पर हमें सबसे ज्यादा भरोसा होता है और जिनसे धोखा खाने की हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती। इस सब बात को समझते हुए राज ने सुल्लू से कहा, हम डिजाइनर्स भी बड़े साफ दिल के होते हैं। कुछ भी कहो, हम लोग भी है तो कलाकार ही, और इतनी चालें चलना या समझना हमारे बस की नहीं होती। सुल्लू, मैं जानता हूं कि स्नेहा मैम को तुमने कितना चाहा है और उनका कितना आदर करती हो, मगर एक ना एक दिन तो ये बात तुम्हारे सामने आनी ही थी। अगर मैं नहीं कहता तो किसी और तरीके से तुम्हें पता चलना ही था। यूं समझो कि भगवान ने तुम्हारा साथ दिया और तुम्हारे सामने सारा सच आ गया। मैं नहीं कह रहा कि तुम मुझ पर यकीन करो, मेरी बात सुनो या मेरी बात मानो। मैं तो बस एक नजरिया तुम्हारे सामने रख रहा हूं। बस आज के दिन तुम चीजों को इस नजरिए से देखना शुरू करो। शायद तुम खुद अपने लिए सही डिसीजन ले पाओगी और स्नेहा मैम नाम की इस मीठी मीठी चाशनी से अपने आप को बाहर निकाल पाओगी। वरना तुम तो जानती ही हो, जैसे ही कोई मधुमक्खी शहद बनाने के लालच में चाशनी में ज्यादा देर रुकती है, वो उसमें और ज्यादा चिपकती चली जाती है और उसके जीवन का अंत हो जाता है। बात जरा कड़वी है लेकिन सच्ची है। अच्छा सुलू, चलो अब जल्दी से कॉफी खत्म करो और जरा वॉशरूम जाकर अपना चेहरा धोकर आओ, क्योंकि हमें वापस ऑफिस चलना है। अगर स्नेहा मैम ने तुम्हें इस तरह से देख लिया तो तुम्हारा जो होगा सो होगा, मेरी नौकरी भी चली जाएगी। और इस हाल में मुझे नई नौकरी मिलनी भी मुश्किल है, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह टैलेंटेड भी तो नहीं हूं ना, और ना ही मेरे ऊपर किसी स्नेहा मैम का आशीर्वाद है जो मेरी हर गलती माफ कर जाए। हाँ। सुल्लू को छेड़ने की नीयत से राज ने यह हल्की फुल्की बात कही। गीली पलकों और नम आंखों के बावजूद इस बात को सुनकर सुल्लू के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। राज को ये मुस्कुराहट देखकर ऐसा लगा कि जैसे धूप और बारिश एक साथ हो रही हो। उन दोनों लोगों ने अपनी कॉफी खत्म की और वापस ऑफिस में लौट आए। सेकंड फ्लोर पर बने उस फैशन हाउस के बड़े से कांच के दरवाजे के पीछे स्नेहा मैम को चहलकदमी करते हुए दूर से देखा जा सकता था। लिफ्ट से निकलते ही राज की नजर स्नेहा पर पड़ी और उसने धीरे से सुल्लू से कहा, देखो सुल्लू, स्नेहा मैम केबिन से बाहर है और रिसेप्शन एरिया में घूम रही है। जानती हो ये किस उधेड़बुन में होगी इस समय। सुल्लू ने अपने चेहरे पर लगा स्कार्फ निकालते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं पता। राज ने मुस्कुराते हुए कहा, स्नेहा मैम हमारा इंतजार कर रही हैं। अब बस तुम चुप रहना, मैं बात करूंगा। इस बात के खत्म होते होते राज और सुल्लू ऑफिस के भीतर पहुंच चुके थे। स्नेहा मैम, जो रिसेप्शन पर घूम घूम कर मोबाइल पर बात करने का दिखावा कर रही थी, इन दोनों को देखकर कुछ खास खुश नहीं हुई और अपने केबिन की ओर चली गई। स्नेहा मैम के वहां होने से रिसेप्शनिस्ट कविता काफी देर से अपनी कुर्सी छोड़कर काउंटर पर खड़ी हुई थी। उसने भी राहत की सांस भरी और कुर्सी पर बैठ गई। कविता ने सुल्लू से कहा, तुम लोग कहाँ चले गए थे यार? तुम्हें पता है ये स्नेहा मैम 4 बार पूछ चुकी हैं कि तुम लोग आए या नहीं, और पिछले 10 मिनट से तो केबिन के बाहर आकर यहाँ घूम रही हैं। कोई गड़बड़ हुई है क्या सुल्लू? सुल्लू ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, नहीं तो हम लोग तो किसी एग्जीबिशन में गए थे। वो अग्रवाल सर के यहाँ वेडिंग ड्रेसेस का ऑर्डर है ना, उसके लिए कुछ नया करने का मन था। राज मुझे उस काम में असिस्ट कर रहा है, इसलिए साथ में चले गए थे, और कुछ नहीं। बस इतना कहकर सुल्लू अपने क्यूबिकल की तरफ चली गई और उसके पीछे राज भी आ गया। सुल्लू को पता था कि कुछ ही देर में स्नेहा मैम का बुलावा आएगा, और हुआ भी वही। उन लोगों को आए हुए कुछ 5 मिनट हुए होंगे कि सुल्लू की टेबल पर रखा इंटरकॉम बजने लगा। उसने रिसीवर उठाया तो सामने स्नेहा मैम थी। उन्होंने कहा, सुल्लू जरा मेरे केबिन में आना। सुल्लू ने जवाब दिया, जी मैम, अभी आई।
सुल्लू को स्नेहा मैम के केबिन में जाते देख राज अर्थपूर्ण नजरों से उसे देखकर मुस्कुरा दिया। जवाब में सुल्लू भी धीरे से मुस्कुरा दी। कुछ ही पलों में सुल्लू स्नेहा मैम के सामने थी। स्नेहा मैम ने सवाल किया, सुल्लू तुम्हें पता है हमें अग्रवाल साहब के डिजाइन आजकल में ही फाइनल करने हैं, क्योंकि वे लोग डेस्टिनेशन वेडिंग करने वाले हैं और शादी से लगभग 10 दिन पहले ही सारी ड्रेसेस की डिलीवरी चाहते हैं। इस हिसाब से तो हमें 15 दिन में ड्रेसेस का ट्रायल देना पड़ेगा, तभी जाकर हम फाइनल डिलीवरी समय पर दे पाएंगे। मुझे तो बड़ी टेंशन हो रही है। सुल्लू ने उनकी बात सुनकर धीमे से जवाब दिया, डोंट वरी मैम, सब हो जाएगा। डिजाइन ऑलमोस्ट फाइनल है और थीम कलर्स वगैरह पर भी हम काम कर चुके हैं। केवल कुछ ड्रेसेस के टेक्सचर पर काम करना बाकी है, वो भी 1-2 दिन में हो जाएंगे। स्नेहा मैम ने बहुत प्यार से उसकी तरफ देखकर कहा, तुमने तो मेरी सारी टेंशन दूर कर दी सुल्लू। मैं आज सुबह ही तुमसे ये बात करना चाहती थी, क्योंकि अग्रवाल साहब ने मुझे फोन करके परेशान कर दिया था। अब सारा प्रोजेक्ट तुम ही देख रही हो, तो मैं उन्हें क्या जवाब देती। मैंने सोचा कि आज तुमसे बात करके उन्हें जवाब दे दूंगी, मगर तुम मेरे आते ही ऑफिस से निकल गई। मुझे इस बात का बहुत बुरा लगा है सुल्लू। यदि तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाती कि मेरे ऑफिस से मेरे लोग मुझसे पूछे बगैर ऑफिस टाइम में कॉफी हाउस में घूमते हुए मिले। सुल्लू उनकी सारी बात बहुत शांति से सुन रही थी। उसने अपने दिमाग में चल रही उथल पुथल को स्नेहा मैम के सामने जाहिर नहीं होने दिया था, मगर स्नेहा मैम की आखिरी बात उसके दिल में चुभ गई थी। शायद और कोई दिन होता तो वो ये बात दिल पर नहीं लेती, क्योंकि वो आज तक स्नेहा मैम की अपने माता पिता की तरह सम्मान करती थी। इसलिए उनकी किसी बात का बुरा लगाना या पलट के जवाब देना उसके संस्कारों में नहीं था। परंतु पता नहीं कैसे आज वो अचानक स्नेहा मैम के सामने बोल पड़ी, आपकी बात तो बिल्कुल सही है मैम कि ऑफिस के किसी भी आदमी को आपसे पूछे बगैर बाहर नहीं जाना चाहिए, मगर ऑफिस में लंच टाइम भी होता है और वो शायद एम्प्लॉय का अधिकार होता है। उस समय कौन कहाँ जाता है और क्या करता है, इसको लेकर भी ऑफिस का कंसर्न नहीं होना चाहिए। और कम से कम ये जासूसी तो ऑफिस को बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए कि कौन सा एम्प्लॉय कॉफी हाउस में है और कौन चाय की दुकान में बैठा है। इतना कहकर गुस्से से भरी हुई सुल्लू तेजी से कुर्सी को पीछे खसकाकर खड़ी हो गई। उसकी पहले से लाल हो चुकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था।